अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनहेरिटेंस के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम मेंडल का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है, उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उस लॉ तक पहुंचने के लिए मेंडल ने कुछ पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिनकी एजम्पशन पर एक लॉ दिया। तो वो जो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए वो कैसे किए उन्हें भी डिटेल से देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है लेक्चर, बट आपने पूरा लेक्चर देखना है, आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेंडल एक मॉन्क था, खेतों वगैरह में काम कर रहा था, तो उसने पी जो मटर के पौधे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मटर के पौधों पर जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसे कुछ नताइज मिले जिन्हें उसने स्टेटिस्टिकली या मैथमेटिकली लिख कर पब्लिश किया 1866 में। आल दो मेंडल अनलकी था, उसका 1900 तक उसका काम जो है वो सामने नहीं आया। 1900 में उसके काम की रीडिस्कवरी हुई और फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। मटर का उसने इंतखाब इसलिए किया कि मटर जल्दी ग्रो करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों पॉसिबल होती हैं और इसमें डिस्टिंक्ट करैक्टर देखने को मिलते हैं, यानी इसमें वेराइटीज़ बहुत सारी देखने को मिलती हैं। फ्लावर के कलर में वेराइटीज़, सीड में वेराइटीज़, तो 7 वेराइटीज़ उसने स्टडी की। ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन है, ये आप रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ऑन टू द कॉन्सेप्ट चलते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। यानी मेंडल ने कोई एक ट्रेट लिया और देखा कि वो ट्रेट आगे कैसे ट्रांसमिट होता है। इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं, करेक्टर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक ट्रेट को लिया और उसकी इनहेरिटेंस को स्टडी किया। इसी एक्सपेरिमेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के दरमियान ऐसा क्रॉस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेट की वजह से डिफरेंट हो, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी किया जाए और उनके ऑफस्प्रिंग करवाए जाएं, यानी उनसे हाइब्रिड बनाए जाएं, तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ओके, सो इस क्रॉस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्योर लाइन की डेवलपमेंट की। मेंडल ने 7 डिस्टिंक्ट करैक्टर्स को पी प्लांट के अंदर बारी बारी स्टडी किया और हर बार उसे सेम नताइज मिले। उनमें से हम किसी भी एक करैक्टर को लेंगे और उसे लेकर आगे स्टडी करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो हम करैक्टर लेने वाले हैं वो क्या है कि जो मटर का पौधा होता है उसके जो सीड्स होते हैं उनमें 2 वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ सीड्स राउंड होते हैं, कुछ रिंकल। कुछ पौधों के अंदर राउंड सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पौधों के अंदर सीड थोड़े सी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, रिंकल्ड होते हैं। तो इस करैक्टर को लेकर देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे हो रही है। सो मेंडल ने प्योर ब्रेड लाइन डेवलप की। प्योर ब्रेड लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट जिसको सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए और दोबारा से सारे के सारे सेम प्लांट्स डेवलप हों। तो एक करैक्टर के लिए हम कैसे कहेंगे कि एक प्लांट है, अगर उसका सीड जो है वो राउंड शेप का है, उसका जो दाने हैं वो राउंड शेप के हैं, तो अगर उस प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए तो उससे पैदा आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग है, उसके जितने भी बच्चे होंगे, उन सब के जो सीड्स होंगे वो राउंड ही होंगे। जब वो बड़े होकर सीड की प्रोडक्शन करेंगे तो वो राउंड ही होंगे। तो ये प्योर ब्रीड लाइन है, यानी उसके अंदर और कोई वैरायटी नहीं आ रही, सेम करैक्टर अपनी आगे वाली नस्ल में ट्रांसफर हो रही है। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मटर का सपोज फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मटर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर है, उसके अंदर दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास आ गया फीमेल पार्ट, जिसे कार्पेल कहा जाता है। ये कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज फीमेल पार्ट कॉल्ड कार्पेल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये आपके पास लॉन्ग फिलामेंट्स जो नज़र आ रही हैं, इन्हें मेल पार्ट कहा जाता है। इसमें 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला जो आपको राउंड सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे एंथर कहते हैं, और ये जो डंडी है इसे फिलामेंट कहा जाता है। सो दिस इज मेल पार्ट, स्टेमन कहा जाता है, दिस इज फीमेल पार्ट कॉल्ड कार्पेल। ओके, अब ये है कि फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं। अब ऐसा हो कि इस फ्लावर का यहाँ पर पोलन डेवलप हो, एंथर पार्ट में पोलन की डेवलपमेंट हो, और ये पोलन यहाँ से सीधा फीमेल पार्ट में एंट्री कर जाए, स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ सीधा ओवरी के साथ मिल जाए, तो फर्टिलाइजेशन होगी, इसके आगे ऑफस्प्रिंग निकलेंगे, है ना। नए ऑफस्प्रिंग जब निकलेंगे तो उनके अंदर कुछ करैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कि यहाँ से आप मेल पार्ट को रिमूव कर सकते हो, है ना। मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, दोनों साइड से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, किसी और प्लांट के मेल पार्ट से आप पोलन लेते हो, किसी और प्लांट के रब करके यहाँ पर इस प्लांट में आकर उस पोलन को एंट्री करवाते हो, तो ये वाला प्लांट फीमेल प्लांट बन जाता है और जिससे आप पोलन ले रहे हो वो मेल प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होगी उसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
बट मेंडल ने क्या किया, प्योर ब्रीड लाइन बनाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हुए, यानी राउंड सीड वाले प्लांट्स लिए, उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया, अगेन एंड अगेन सेल्फ फर्टिलाइज करता रहा, यानी कि अब जब भी वो उनको सेल्फ फर्टिलाइज करता है तो सारे राउंड सीड वाले प्लांट्स मिलते हैं। और कुछ रिंकल सीड वाले प्लांट्स लिए, उनको सेल्फ फर्टिलाइज करता रहा, तब तक करता रहा जब तक सारे के सारे रिंकल सीड वाले प्लांट्स हर बार उसे नहीं मिलने लग गए। तो ये जो अब लाइन डेवलप हो चुकी है, ये प्योर लाइन डेवलप हो चुकी है, यानी जब भी इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा तो सेम किस्म के प्लांट्स उसे मिलेंगे, फोटोकॉपीज डेवलप होती जाएंगी बेसिकली। ओके, जब प्योर लाइन उसने ले ली तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कहते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया कि एक उसने राउंड सीड वाला प्लांट लिया और एक रिंकल सीड वाला प्लांट लिया। सपोज राउंड सीड वाले को मेल कहा गया, रिंकल सीड वाले को फीमेल कहा गया, यानी रिंकल सीड वाला जो है उसकी सिर्फ यहाँ पर फीमेल पार्ट को छोड़ा गया, मेल का उसको मेल पार्ट को हटा दिया और यहाँ पर राउंड सीड वाले से पॉलन लेकर उसमें एंट्री करवा दी, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, सो बोथ पेरेंट यहाँ पर हमारे पास प्योर लाइन है। जब उसने इसका क्रॉस करवाया तो इसको उसने पी जनरेशन कहा। पी से निकलता है पेरेंटल जनरेशन, यानी पेरेंट्स हैं ये आपस में जब क्रॉस करते हैं तो इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। तो जब इनके ऑफस्प्रिंग आए तो मेंडल क्या देखता है, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग में राउंड सीड वाले प्लांट्स मिले हैं, यानी जितने भी प्लांट्स आगे ग्रो हुए वो सारे के सारे राउंड सीड वाले थे। तो मेंडल ने यहाँ पर एक एजम्पशन किया कि जो राउंड सीड वाला करैक्टर है ये क्या है, डोमिनेंट करैक्टर है, और ये जो रिंकल सीड वाला करैक्टर है ये रिसेसिव करैक्टर है। रिसेसिव यानी ये छुप गया है, ये दब गया है, और ये राउंड सीड वाला करैक्टर ये सामने आया है तो ये डोमिनेंट है, इसने डोमिनेट कर दिया रिंकल सीड वाले करैक्टर को। ओके, ये जो पहली जनरेशन आई है इस क्रॉस के बाद, इसे उसने नाम दिया F1 जनरेशन। F निकलता है फीलियल, 1 मीन फर्स्ट, सो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग और सन और अ डाटर, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें हम फीलियल कह रहे हैं। तो पहली जो जनरेशन आई फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसमें वो क्या देखते हैं, सारे के सारे राउंड थे। तो मेंडल ने एक एजम्पशन दिया कि जो भी राउंड सीड वाले प्लांट्स हैं, राउंड सीड वाले वो डोमिनेंट हैं और रिंकल सीड वाले रिसेसिव हैं, क्योंकि रिंकल सीड वाले यहाँ पर छुपके हैं। फिर मेंडल ने क्या किया, इन प्लांट्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया। सेल्फ फर्टिलाइज करता है F1 जनरेशन को जब आपस में, तो उनके जब आगे बच्चे आते हैं तो क्या देखता है कि उन बच्चों के अंदर उसे कुछ रिंकल सीड वाले प्लांट्स भी मिले, और रिंकल सीड वाले प्लांट्स और राउंड सीड वाले प्लांट्स की एक रेशियो निकल के आई, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर 3 लेते हैं तो 3 प्लांट राउंड सीड वाले हैं और एक प्लांट रिंकल सीड वाला है। तो रेशियो क्या आ रही है, 75% राउंड 25% रिंकल, या 3:1 ये वाली रेशियो आई। फॉर एग्जाम्पल 100 प्लांट उसके पास आए, उनमें से 75 क्या थे, राउंड थे, और 25 क्या थे, रिंकल सीड वाले थे। तो उसने एक रेशियो निकाली जिसे 3:1 कहते हैं, और ये जनरेशन आपके पास F2 जनरेशन आएगी, सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब उसके पास एक एजम्पशन आ चुकी है, उसने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर कुछ रिंकल्ड, यानी जो पीछे यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन थे वहाँ पर जो प्लांट्स थे वो वाले दोबारा से अपीयर हुए हैं F2 जनरेशन में। तो इन नताइज को देखते हुए उसने कुछ एजम्पशंस दिए, और उन एजम्पशंस और हाइपोथेसिस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, और उन एजम्पशन और हाइपोथेसिस को अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, इन एक्सपेरिमेंट को एज्यूम करते हुए, इनको जहन में रखते हुए मेंडल ने कुछ हाइपोथेसिस दिया, और उन हाइपोथेसिस को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर स्टडी करेंगे। 4 हाइपोथेसिस दिए मेंडल ने। पहला हाइपोथेसिस था दैट फॉर ईच कैरेक्टर इंडिविजुअल इनहेरिट्स 2 कॉपीज ऑफ हेरिटेबल फैक्टर, यानी हर एक कैरेक्टर के लिए ये राउंड सीड शेप जो है ये एक करैक्टर है ना। तो इस करैक्टर के लिए मेंडल ने कहा कि इस करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व होंगे, पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये पहला हाइपोथेसिस है, ये पहला एजम्पशन है मेंडल का। कैसे? हम जानते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, 2n की फॉर्म में होते हैं, है ना। यानी एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। सपोज दिस इज 1 क्रोमोसोम विच इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, और ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये इनहेरिट हुआ है फ्रॉम मदर। तो एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक मदर से आता है। कैसे आता है? आप जानते हैं मियोसिस में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। तो 2n नंबर क्रोमोसोम हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, n में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गैमीट के अंदर हाफ क्रोमोसोम जाते हैं। तो एक मेल गैमीट बना, उसमें भी हाफ क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट बना, उसमें भी हाफ क्रोमोसोम, दोनों फर्टिलाइज हुए, दोबारा से 2n सेल बन गया, जाइगोट बन गया, उसके अंदर फिर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो गए, अगेन से पूरे हो गए।
तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल के अंदर अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो डिप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2n नंबर में होते हैं। एक क्रोमोसोम उसमें मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है। अब मेंडल का पहला एजम्पशन ये था, उस टाइम पे जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मियोसिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेंडल ने ये कॉन्सेप्ट एक दे दिया कि किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन्स पेयर में होते हैं। और अब हम जानते हैं कि ये ट्रू है कि जीन्स पेयर में होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम जो फादर से आया है उस पर भी जीन होगा, जो मदर से आया है उस पर भी जीन होगा। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इसके इस रीजन पर किसी करैक्टर के लिए कोई जीन है, तो जो मदर का क्रोमोसोम आया होगा, उस इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम मदर से आया है उसके भी सेम रीजन पर किसी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होगा, उसी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। सपोज ये वाला जो जीन है ये किसी फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट होगा दूसरे क्रोमोसोम पर वो भी फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा होगा। तो इसका मतलब है एक इंडिविजुअल में से किसी एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस मेंडल ने ये दिया कि वो जो जीन्स होते हैं वो अल्टरनेटिव वेरिएंट में हो सकते हैं, यानी वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी ये जो जीन्स हैं ये करैक्टर तो सेम कंट्रोल कर रहे हैं बट इनमें वेरिएशंस हो सकती हैं, तो उन वेरिएशंस को मेंडल ने नाम दिया अलील्स का। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये भी फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, बट इनमें वेरिएशन हो सकती है, यानी चेंज ऑफ सीक्वेंसेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो जीन है, सपोज इसे हम अलील कहते हैं, अब इसे हम अलील कहेंगे, तो ये कंट्रोल कर रहा होगा रेड कलर को, रेड कलर ऑफ फ्लावर को, और ये वाला जो अलील है हो सकता है ये कोड कर रहा हो पिंक कलर ऑफ फ्लावर को। तो वेरिएशन हो सकती है, कलर ऑफ फ्लावर सेम है, करैक्टर सेम है, कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो कलर है जो है उसके अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं, यानी जो चेंजेस हैं सीक्वेंस के अंदर वो अलील्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उन वेरिएशंस की वजह से कलर में चेंज आ सकती है, बट करैक्टर विल बी द सेम, दैट इज कलर। क्लियर हो गया? थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट आपको सीखना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने केस लिया हुआ था राउंड सीड एंड रिंकल सीड। तो राउंड सीड एक करैक्टर है और रिंकल सीड भी क्या है? करैक्टर है। ठीक है, कैसे करैक्टर है? राउंड सीड एक शेप है ना सीड की, रिंकल सीड भी क्या है? सीड की शेप है। तो ये शेप क्या है? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये जीन्स क्या हैं? अलील्स हैं, यानी ये शेप डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि सीड शेप यहाँ पर करैक्टर आ गया और उस सीड शेप के अंदर वेरिएशन क्या आ गई? वो करैक्टर या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो ये जो वेरिएशन है इनको अलील्स कंट्रोल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक राउंड वेरिएंट है, एक रिंकल वेरिएंट है। सो दीज अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। अच्छा, ये जो अलील्स हैं इनको मेंडल ने क्या किया? लेटर्स में रिप्रेजेंट किया ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो मेंडल ने क्या किया? इन अलील्स को लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। सपोज ये एक राउंड सीड शेप है, तो राउंड सीड शेप हम जानते हैं डोमिनेंट है ना, यानी ये F1 जनरेशन में शो हो रहा है, तो ये डोमिनेंट है। तो मेंडल ने हर करैक्टर के लिए ऐसा किया कि जो भी करैक्टर है, सपोज यहाँ पर ये करैक्टर है राउंड सीड शेप, राउंड सीड शेप, तो यहाँ पर राउंड क्या है? डोमिनेंट करैक्टर है। तो मेंडल ने ऐसा किया कि हर डोमिनेंट करैक्टर का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको एज अ डोमिनेंट लार्ज लेटर में लिख लिया। सो यहाँ पर राउंड करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जो अलील है उसे R से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि R राउंड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और इसे उसने मेंडल ने कैपिटल फॉर्म में लिखा। अब जो रिसेसिव करैक्टर है, तो इस केस के अंदर रिसेसिव करैक्टर क्या है? रिंकल सीड शेप, बट रिंकल सीड शेप को उसने W से रिप्रेजेंट नहीं किया, उसी R से रिप्रेजेंट किया, बट R को लोअर फॉर्म में कर दिया। लोअर फॉर्म का मतलब क्या है कि स्मॉल r है, यानी ये रिसेसिव है, ये दब जाएगा जब इसके साथ कम्बिनेशन में आएगा। सो रिंकल सीड के लिए स्मॉल r का कम्बिनेशन उसने लिख लिया। सो कोई भी ऐसा करैक्टर होगा, सपोज लॉन्ग स्टेम एंड ड्वार्फ स्टेम, तो उसके लिए लॉन्ग जो है आप L लेंगे या टाल लेंगे। ठीक है, टाल और ड्वार्फ का केस आ गया, तो एक टाल करैक्टर है तो टाल डोमिनेंट अगर है तो आप T लेंगे और ड्वार्फ के लिए स्मॉल t ले लेंगे। तो सेकंड करैक्टर को आप उसके नाम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप डोमिनेंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, बट उसके लिए आप जो अल्फ़ाबेट है वो लोअर केस में लिखेंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लेना है। थर्ड जो हाइपोथेसिस है, अलील हमने स्टडी कर लिया। थर्ड हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर अलील डिफरेंट होंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक साथ आ जाएंगे, तो उनमें वही अलील एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट होगा और सेकंड अलील मास्क हो जाएगा, छुप जाएगा, जो रिसेसिव कहलाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों कम्बिनेशन में आ जाएं, यानी आर और स्मॉल आर दोनों कम्बिनेशन में आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि जो करैक्टर शो होगा वो सिर्फ डोमिनेंट होगा, यानी सीड जो बनेगा वो राउंड ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर रिप्रेजेंट नहीं होगा जब वो डोमिनेंट के साथ आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लेना है, अभी हम करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि अलील्स गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं, और आज हम मियोसिस में यही जानते हैं कि जब अलील्स बनते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन में अलील्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं तो अलील्स दो हैं, एक अलील यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसके जब गैमीट बनेंगे तो एक ही अलील नीचे आएगा ना, ये वाला तो नहीं आएगा, एक अलील आएगा, या ये वाला आएगा या ये वाला नीचे आएगा। तो यही मेंडल ने बताया कि अलील्स गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सपेरिमेंट को, लिखते हैं स्टेटिस्टिकल फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास राउंड सीड है और ये ट्रू ब्रीड लाइन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो अलील्स हैं वो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे। ट्रू ब्रीड लाइन है ना, तो ट्रू ब्रीड लाइनिंग एक्चुअल में होमोजाइगस होती है। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस, जिसमें दोनों अलील सेम हों। यहाँ पर रिंकल सीड शेप है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों अलील सेम हों, ट्रू ब्रीड लाइनिंग है और दोनों स्मॉल आर रिसेसिव होमोजाइगस है। इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो ये जो पेरेंटल जनरेशन है इसे हम पी कहते हैं ना, पी जनरेशन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज पी जनरेशन। जब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे तब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग से पहले ये गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर जब इसके गैमीट बनेंगे तो एक कैपिटल आर वाला गैमीट यहाँ पर बन गया, एक कैपिटल आर वाला गैमीट यहाँ पर बन गया, एक स्मॉल आर वाला गैमीट, एक स्मॉल आर वाला गैमीट यहाँ पर बन गया। अब इन गैमीट्स को हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड में लिख सकते हैं। सपोज ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। मेल और फीमेल पेरेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस उसे हम कहते हैं, बट उसमें हम नहीं जाते। ओके, सपोज मेल पेरेंट वाले अलील्स को आपने यहाँ पर लिख लिया चेकर बोर्ड बनाकर, और फीमेल पेरेंट वाले जो गैमीट्स बने हैं उनको आपने यहाँ पर लिख लिया। अब ये गैमीट्स जब आपस में क्रॉस करेंगे, यानी ये जब आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, है ना। तो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कंबाइन होगा तो आर आर का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी ये वाला आर इसके साथ मिल रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर मिलेगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी ये वाला आर अब सेकंड आर के साथ मिल रहा है। कैपिटल आर इसके साथ, तो आप कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर को बाद में लिखेंगे, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है, यानी सेकंड आर इसके साथ बाइंड कर रहा है। अब कैपिटल आर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आर आर का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी इस ही आर को आपने इस सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 ऑफस्प्रिंग सपोज बन रहे हैं, तो 4 ऑफस्प्रिंग जितने भी बनेंगे वो राउंड शेप के होंगे। क्या होंगे, राउंड शेप के होंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर राउंड शेप्ड सीड। अब राउंड शेप का मतलब ये है, इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सारे के सारे अगर हम देखते हैं तो ये हेट्रोजाइगस हैं, है ना। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, यानी डिफरेंट अलील कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड हाइपोथेसिस हमें क्या बता रहा है, व्हेन अलील्स आर डिफरेंट, जब अलील्स आपस में डिफरेंट होंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म में होंगे, तो एक एक्सप्रेस हो रहा होगा, दूसरा मास्क हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कौन हो रहा है, लार्ज या कैपिटल आर एक्सप्रेस हो रहा है, और कैपिटल आर क्या है, राउंड है ना। यहाँ पर हमने देखा राउंड के लिए कैपिटल आर हमने लिखा था, तो कैपिटल आर राउंड है और राउंड डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट अपीयर होगा जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा। ओके, इस जनरेशन को हमने नाम दिया F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया जाएगा, यानी इसको और इसको आप जब सेल्फ फर्टिलाइज कर देंगे, तो अब अलील क्या बनेंगे, एक अलील आर होगा यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन, वही एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते जाओ जी, बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों आर आर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आर एंड स्मॉल आर, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आर पहले लिखोगे, स्मॉल बाद में, ये कॉम्बिनेशन। ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कौन से ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं आपके पास, मैं इन्हें अब अरेंज करने वाला हूँ ये थोड़ा सा। अब आपके पास ऑफस्प्रिंग जो आएंगे 3 राउंड आएंगे,
एग आपके पास आ जाएगा रिंकल्ड। कैसे? कॉम्बिनेशन देखो, आर आर डेफिनेटली दोनों डोमिनेंट हैं तो आपके पास राउंड आएगा। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, डेफिनेटली फिनोटाइप राउंड आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, डेफिनेटली फिनोटाइप राउंड आएगा। और ये लास्ट क्या है? स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। और स्मॉल आर एंड स्मॉल आर जब दोनों साथ में आएंगे तो ये रिसेसिव करैक्टर है। डेफिनेटली इनको मास्क करने वाला जब कोई भी नहीं होगा तो ये शो होंगे, सामने आएंगे। और सामने जब आएंगे तो रिंकल सीड शेप वाले आपको प्लांट मिलेंगे। सो ये वाली जो जनरेशन होगी ये कौन सी होगी? F2 जनरेशन होगी। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। एग होता है फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस है। यहाँ पर फिनोटाइप क्या है? राउंड सीड शेप एक फिनोटाइप है, रिंकल सीड शेप एक फिनोटाइप है। इनका एक जीनोटाइप होता है, यानी पीछे इनके जीन के कम्बिनेशन क्या है उसे जीनोटाइप कहते हैं। इस राउंड सीड शेप के पीछे जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर दोनों डोमिनेंट एलील हैं। जबकि यहाँ पर जो F1 जनरेशन बनी है उनमें फिनोटाइप तो सेम है, आप देख पा रहे हैं सारे राउंड हैं, बट जीनोटाइप जब हम देखते हैं एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, इससे क्या है? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हमें देखने को मिलता है, यानी एलील जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सम टाइम फिनोटाइप तो सेम हो सकता है बट जीनोटाइप उनका डिफरेंट हो सकता है। जीनोटाइप रेशो भी एक हमें देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखने को क्या मिला कि जो अलील्स हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो रहे हैं, यानी ये राउंड करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं आर एंड कैपिटल आर, ये जब गैमीट्स बने तो ये सेपरेट हो गए। आप देख पा रहे हैं बच्चों के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल आर का कम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिला, यानी एक ही अलील एक पेरेंट से नीचे गया है, दूसरे पेरेंट से भी एक ही अलील नीचे गया है। जब उन पेरेंट्स के आपस में बच्चे हुए तो आपके पास ये कम्बिनेशन मिला। तो इससे मेंडल को ये पता चला कि अलील्स जो हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है? सेपरेशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह।